मरीन लाइंस स्थित पटेल मैंशन मामले से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और औपचारिक अपडेट सामने आ रही है। इस प्रकरण से प्रभावित सभी 18 निवेशक परिवारों ने अब अपनी कानूनी बात और समस्याओं को मीडिया के समक्ष निष्पक्ष रूप से रखने के लिए पावर पब्लिकेशन स्टूडियो पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। पत्रकारिता की पारदर्शिता के तहत इन सभी निवेशकों ने सामूहिक रूप से पावर पब्लिकेशन स्टूडियो को अपना आधिकारिक मीडिया प्रतिनिधि अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्त किया है। हमारा उद्देश्य इस पूरे मामले में सभी संबंधित पक्षों के बयानों, तथ्यों और दस्तावेजों को बिना किसी व्यक्तिगत आक्षेप के पूरी तरह संतुलित और न्याय संगत तरीके से जनता के सामने लाना है, ताकि मामले की सही और जमीनी हकीकत स्पष्ट हो सके। महत्वपूर्ण प्रारंभिक कानूनी घोषणा और निष्पक्षता डिस्क्लेमर, ओपनिंग लीगल डिस्क्लेमर एंड बैलेंस नोट। इस खोजी रिपोर्ट भाग 1 को देखने पढ़ने से पहले सभी दर्शकों और पाठकों के लिए एक आवश्यक एवं वैधानिक सूचना। पत्रकारिता के उच्चतम सिद्धांतों, नैतिक मानदंडों, जर्नलिस्टिक एथिक्स और निष्पक्षता का पालन करते हुए हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो ने इस समाचार को प्रसारित करने से पहले इस मामले से जुड़े सभी प्रतिपक्षियों, ओपोनेंट्स, एक्यूज्ड से संपर्क कर उनका पक्ष और स्पष्टीकरण रिकॉर्ड करने का हर संभव व वैधानिक प्रयास किया है। अतः इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही हम निम्नलिखित तथ्यों को सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। मुख्य आरोपी वाहिद रफीक पटेल का पक्ष, बिल्डर वाहिद रफीक पटेल से उनका पक्ष जानने के लिए हमारे द्वारा लगातार कई बार फोन कॉल किए गए। इसके साथ ही उन्हें लिखित रूप में आधिकारिक SMS और व्हाट्सएप के जरिए राइट टू रिस्पॉन्स का अल्टीमेटम संदेश भी भेजा गया। वाहिद पटेल ने हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों को देखा और पढ़ा है, रीड रिसीट्स कंफर्म। लेकिन इस रिपोर्ट के लाइव होने तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और वे लगातार संपर्क से बाहर हैं। नौशाद पटेल, बिल्डर के मामा का पक्ष। पीड़ित निवेशकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर जब हमारे ब्यूरो ने नौशाद पटेल से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने इस पूरे मामले और फ्लैट बिक्री की बुकिंग रकम में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। निष्पक्षता के लिए उनकी इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है, जिसे इस समाचार वीडियो में शामिल किया गया है। नवनाथ वाघमारे का पक्ष, नया अपडेट। हमारी टीम द्वारा राइट टू रिस्पॉन्स का आधिकारिक संदेश भेजे जाने के बाद नवनाथ वाघमारे ने स्वयं हमसे फोन पर संपर्क किया और इस पूरे मामले पर अपना पक्ष व स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन दिया है। पत्रकारिता की पारदर्शिता के तहत नवनाथ वाघमारे के साथ हुई इस पूरी बातचीत की लाइव कॉल रिकॉर्डिंग हम इस समाचार वीडियो में आगे ज्यों की त्यों साझा कर रहे हैं। हम मुख्य आरोपी वाहिद पटेल को अब भी यह खुला अवसर, ओपन ऑफर दे रहे हैं कि वे किसी भी समय हमसे संपर्क कर अपना पक्ष रख सकते हैं। उनका जो भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज होगा उसे पूरी सत्यता के साथ इस समाचार के भाग 2 पार्ट 2 में समान प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर समाचार न्यूज़ चैनल और PNR न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार नितिन मणियार। आज हम आए हैं मुंबई के पॉश एरिया मरीन लाइंस में। मरीन लाइंस फ्लाईओवर जो है उसके बगल में सी वार्ड है और सी वार्ड के बगल में ही ये हम चौल में आए हैं, जिसे गवड़ीवाड़ी कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पीछे बिल्डिंग है, इसका ये प्रॉब्लम के लिए यहाँ हमें बुलाया गया है। ये यहाँ के रहवासी है, इन लोगों ने यहाँ परचेस किया है। हम जानेंगे इनसे पूरी डिटेल इस चीज़ के बारे में। ये जो बिल्डर है उसने किस तरह फ्रॉड किया, क्या किया, ये पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलेश नार्वेकर है। नीलेश जी, ये बिल्डिंग कभी बनी? ये बिल्डिंग 2014 या 2015 के ड्यूरेशन में बनी हुई थी और मैंने खुद यहाँ पे 2015 के साल में मेरा रूम परचेस किया मेरे वाइफ के नाम पे, अमृता नीलेश नार्वेकर के नाम पे। जब मैंने ये जो रूम परचेस किया ना, तो मुझे टेनेंट से एक एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट करवा के लिया और 37 लाख के ऊपर जो अमाउंट मैंने मतलब परचेस करने के टाइम पे दी थी, वो इनके कॉन्ट्रैक्टर थे इमरान, जिन्होंने ये बिल्डिंग पूरा खड़ा किया। उन्होंने मेरे से लिए थे और लैंडलॉर्ड जो इसका वाहिद रफीक पटेल है, उनसे एग्रीमेंट करवाया था। वाहिद रफीक पटेल लैंडलॉर्ड है या बिल्डर है? लैंडलॉर्ड है।
वाहिद रफीक पटेल लैंडलॉर्ड है। अच्छा, बिल्डर कौन है? बिल्डर भी वही है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था इमरान गनी को। अच्छा, तो वो टाइम पे जब भी आपने परचेस किया, आप ये बिल्डिंग कब बनी और कितने समय में बनी, कितने साल लगे इस बिल्डिंग को बनने के लिए? ये मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को मतलब बाद में इधर रहने को आया ना, तो मुझे बोला 2014 को इसका कमेंस चालू हुआ था और 2015 के आसपास लगभग काम खत्म हुआ था। 4 माले चढ़े थे। मैं खुद चौथे माले पे रहता हूँ, रूम नंबर 17 में। जब मैं आया था यहाँ पे तो वेल फर्निश रूम वगैरह था, सेल्फ कंटेंट था, लाइट पानी सब बराबर था। लेकिन हर एक 2 साल के बाद है ना दिक्कत आने चालू हुई। कभी लाइट जाती थी, कभी पानी जाता था। तो हम लोगों ने लैंडलॉर्ड को अप्रोच किया, ये सब क्यों हो चला है। तो हम लोग को अंधेरे में रख के ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने कि कुछ प्रॉब्लम है करके, ये पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में या ये प्रॉपर्टी में। हम लोग को अगर लैंडलॉर्ड का मसला है, लैंडलॉर्ड खुद जाने, हम लोग को तो लैंडलॉर्डशिप के अंडर आते हैं तो खुद अपने हिसाब से सेटल करवाएगा, ऐसा मुझे हम लोग को बोला था। और ये आश्वासन हमेशा हर एक साल में कभी भी प्रॉब्लम आता तो हम लोग को देता था। तो हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट रख के आगे गुजारा करते थे। तो जैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं 28 साल से पत्रकारिता करता हूँ और ये आपकी बिल्डिंग जब 2014 में बनी है, तो उस समय टेनेंसी राइट तो चला गया था, ओनरशिप राइट था। तो इसने टेनेंसी राइट दिया तो आपको ये डाउट नहीं आया कि आपको ये टेनेंसी राइट एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? सर, ये जो एरिया है ना मरीन लाइन्स, या आप इसको मतलब गिरगांव 4 साउथ बॉम्बे बोल सकते हो, इधर मेजोरिटी 70% 80% लैंडलॉर्डशिप है। ये अभी बाद में जीआर पास हुआ कि लैंडलॉर्डशिप बंद करके ओनरशिप में चले जाएंगे। लेकिन अभी भी आप सर्वे करोगे ना तो मुंबई 4 और मुंबई 2 में 70-75% या 80% भी पकड़ोगे तो लैंडलॉर्डशिप है। ओके। और ये आप लोगों को कब पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है आपसे? हाँ, ये हम लोग को पता जब चला कि 1 साल हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। 2016-2017 के आसपास है ना, अचानक वाटर टैक्स, वाटर डिपार्टमेंट के पब्लिक आया और वाटर कट कर दिया। तो हम लोगों ने जाना बीएमसी के, तो बोले हम लोग को जवाब दिया, रीज़न पूछा कि क्यों वही कट किया। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि वाटर टैक्स या असेसमेंट टैक्स भरा नहीं है। तो वो टाइम पे हम लोग से पैसा लिया, तो हम लोगों ने पैसा दे दिया, भाई इसके पास पैसा नहीं है। वो अमाउंट आई थिंक 3 लाख के ऊपर था, 3 लाख या 6 लाख के ऊपर था। तो पूरा नहीं अमाउंट दिया, लेकिन जिसका पैसा बाकी था एज अ रेंट भरने का, तो हम लोग को बोला कि आप मुझे पहले दे दो, बाद में मैं रेंट क्या था पर रूम का? हर एक का रेंट अलग अलग है। मेरा कुछ वो टाइम पे 1950 अमाउंट था पर मंथ का। अच्छा। लैंडलॉर्डशिप का मतलब टेनेंट सेट के वो टाइम पे था, तो वो हम लोगों ने वो टाइम पे वो दिया। तो ये हो गया वो टाइम की बात। तो उन्होंने कुछ पैसा दिया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैनिपुलेट करके बाद में पानी भी चालू हुआ। बाद में वापस 2 साल के बाद सेम दिक्कत आना चालू किया। तो हम लोगों ने उसको पूछा कि भाई ये हर टाइम ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो नहीं कुछ नहीं है, वो मसला है, ऐसा है वैसा है। हम लोग को 100 तरीके के रीज़न देना चालू किया। तो हम लोग ट्रस्ट करते भाई अपना ही लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड क्यों झूठ बोलेगा ना अपने से, क्योंकि पैसा तो उसने ही लिया हम लोग से। ठीक है, तो ये सब चीज़ चलती रही। बाद में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बाजू की जो बिल्डिंग बड़ा टावर बन रहा है ना, ये MMRC ने बांधकाम चालू किया। बाजू वाला वो कुछ 48 या 52 फ्लोर्स का है। जब मेट्रो का जो प्रोजेक्ट आया ना, तो इधर रिहेबिलिकेशन से पब्लिक थी, इसके पीछे कमानीवाड़ी करके थी, तो उन्होंने वो ले लिया था, एक्वायर किया था और उधर टावर बन गया। तो वो जब टावर बनना, पाइलिंग का काम चालू हुआ था ना, तो हम लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो जब पाइलिंग का काम चल रहा था ना, तो वाइब्रेशन हो रहा था और पूरा बिल्डिंग हिल रहा था, तो डर लग रहा था। तो हम लोगों ने लैंडलॉर्ड को अप्रोच किया, भाई ऐसा प्रॉब्लम है, तो कि कुछ बोल नहीं सकते, किसी की जीवन हानि भी हो सकती है। तो हम लोग का ना तत्काल उसने मीटिंग लिया और मीटिंग में एक समझौता करार पास कर दिया। वो टाइम पे 2020 की बात है, 2020 या 2020 या 2021 के पास समझौता करार किया। और समझौता करार में ऐसा बोला गया कि भाई बाजू के बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो किसी की जीवित हानि ना हो या बिल्डिंग को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो टेम्पररी मैं आपको भाड़ा देता हूँ, आप जगह खाली करो। ठीक है, 6 महीने के लिए। 1 साल का पहला एग्रीमेंट किया, 6 महीने का भाड़ा भी दिया। तो हम लोगों ने बोला भाई रिस्क क्यों ले, लैंडलॉर्ड खुद बोल रहा है, लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो लिख के दे रहा है। तो हम लोगों ने वो जगह खाली की। जगह खाली करने के बाद मेरे को लगता है 2021 का टाइम था, वही पर्टिकुलर दिसंबर के आसपास 6 महीने में हम लोग को सबको जो उसने एग्री किया था एग्रीमेंट में, रेंट एग्रीमेंट में 15-15 हज़ार रुपये का भाड़ा देके वो रूम खाली करवाया। रूम खाली करवाने के बाद 6 महीने में ही
लाइट पानी चला गया। हम लोग तो इधर नहीं रह रहे थे, सब जन भाड़े पे दूसरी जगह पे रह रहे थे, प्रोविज़न मतलब टेम्पररी के हिसाब से। तो इधर जब हम लोग आने ना अप्रोच किया इधर वापस रहने के लिए, क्योंकि 6 महीना तो हो गए थे, मेजॉरिटी लोगों को 6 महीने के भाड़ा दिया था। तो वो बोले कि नहीं आप रहने के लिए जाओ। रहने के लिए जाने के बाद इधर आया तो हर एक के दीवार के ऊपर है ना, डोर के ऊपर एक नोटिस चिपकाया था। क्या नोटिस था? ये नोटिस ये था कि आपकी लाइट पानी कट हो गई है और कुछ रिमार्क्स भेजा था। और ये बताया था वो टाइम पे कि मतलब कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है इसलिए आपकी लाइट पानी जा रही, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं। कभी भी कोई इलीगल काम का डिमोलिशन होता है तो पहले लाइट पानी निकालते हो, तो लाइट पानी इन्होंने निकाल दिया। तो हमारा जो पिछले वाला डाउट था तो और बढ़ गया कि इसने ये क्या कर दिया। तभी थोड़ा क्लिक होने लगा कि ये भाई अपने को फंसा रहा है। तो इसके लिए 2021 में 22 में ही मैंने खुद RTI वहाँ पे डाला। और जब RTI डाला तो RTI डालने के बाद पता चला कि इसका 2014 या 15 से केस है। अभी ये किस्सा कभी हुआ, हमारा लाइट पानी कब गया, दिसंबर 2021 में। लेकिन उसके पहले एक किस्सा हुआ अक्टूबर 2021 में। ये भाई साहब का ये जो वाइद है इसका केस चालू था, किधर हाई कोर्ट में केस चालू था। इन्होंने हमारा जगह खाली किया मई 2021 में। देखिए तारीख लिखी है। वो केस क्या था हाई कोर्ट में? ये की बिल्डिंग इलीगल है। अच्छा। बराबर। ये 2014 से चालू था। ये मुझे कब पता चला? 2022 में पता चला। अच्छा। ये मई 2021 में हम लोग को बिल्डिंग खाली करवाया। अक्टूबर 2021 में उसका हाई कोर्ट में उसने केस वापस लिया। अभी वो वापस क्यों इंटेंशन से लिया आई डोंट नो, ठीक है। और दिसंबर 2021 में अगर कोई बिल्डिंग डिमोलिश होता है तो पहले उसका लाइट पानी जाता है, तो उसकी वजह से लाइट पानी निकला। और तभी हमने उसके साथ ही चले गए कोर्ट में केस डालने। और कोर्ट में हम इसके साथ केस डालने गए, लेकिन वो केस में उसने हम लोग को लाइट पानी आए ऐसा कुछ भी प्लीज़ नहीं डाला था, कोई भी मोशन डाला नहीं था। केस आपने किसके ऊपर किया? केस उसने ही हम लोग को लेके चला। हम लोग उसके इन्फ्लुएंस के अंडर थे, हम लोग उसके इन्फ्लुएंस के अंडर थे। BMC के ऊपर केस डाला कि हमारा बिल्डिंग इलीगल है, हमको स्टे दे दो। तो वो जो 2021 का स्टे है ना वो चालू था अभी तक। लेकिन 2022 में जब मैंने खुद RTI डाला, मेरा नाम अभिजीत सावंत है, मैंने खुद BMC में और उसके बाद BST में जाके RTI डाला, तब पता चला ये भाई ने हम लोग को बना दिया है, ठीक है। तो तब हमें पता चला इसका 2014 से केस चालू है। अक्टूबर 2021 में इसने केस वापस लिया। वो केस वापस लिया इसलिए यहाँ पे लाया, और इसको सब इंटेंशनली मालूम था। इसने जानबूझ के मई 2021 में हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, हम लोग को डरा के कि भाई जीवित हानि हो सकती है। हम लोग ने जीवित हानि हो जाए इसकी वजह से रूम खाली किया, लेकिन इसके पीछे इसकी बहुत बड़ी चाल थी। इसने हमको रूम खाली करवाया ताकि BMC को आसानी हो। अभी उसने क्या इंटेंशन से किया हमको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन ये फ्रॉड था, ये हमको 2022 में मालूम गिरा। तो जब ऐसे मतलब एक एक चीज़ें मालूम गिरी तो हमने वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में जाके FIR डाला। वो भी FIR मैंने और मेरे 2-4 कलीग्स है, बिपिन और एक है, उन्होंने जाके FIR डाला है। आपको FIR की कॉपी में दे देता हूँ। FIR में हमने डाला है कि इसने हमें किस तरह से फंसाया है, और ये बुरी तरह से हमको फंसाया है उन्होंने। और वो अभी क्या बोल रहा है मालूम है और कि उसी वक्त 2021 में और बैंक की नोटिस भी वहाँ पे लग गई। और बैंक के नोटिस में कहा गया था कि ये ज़मीन अभी हमारी है और इसके ऊपर वाहिद रफ़ीक पटेल और उसकी वाइफ ने कर्जा लिया हुआ है, और वो कर्जा उन्होंने रिपे नहीं किया है, और हाई कोर्ट्स में भी वो हार गए हैं। आज की डेट में वाहिद रफ़ीक पटेल के नाम से वाइफ के नाम से पुलिस का सर्च वारंट भी निकला हुआ है। उन्होंने कुछ भी पैसा बैंक का दिया नहीं, और थोड़ा बहुत दिया है लेकिन कुछ भी दिया नहीं। अभी एज़ पर कोर्ट ऑर्डर ये पूरा का पूरा जो ज़मीन है ये भी अभी बैंक के पास में गिरवी पड़ा है, और बैंक का उसके ऊपर कब्जा है। तो ये भी उसने हमसे छुपाया, और ये भी हमें आखिर तक बोला नहीं मालूम था हमें। अभी हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं ना कि भाई अभी आगे का क्या करेगा। बिल्डिंग तो BMC वालों ने हम लोगों ने रोकने की कोशिश पूरी तरीके से की। हम लोग के सब जिधर अभी लोग रह रहे हैं टेम्पररी रेंट के ऊपर, वो जैसे हम लोग को पता चला तो ये बिपिन वगैरह जो भी है इधर लोग के लोग, इवन लेडीज़ भी इधर आई थी वो रोकने के लिए। लेकिन BMC वालों ने सीधा बोल दिया क्या मालूम है, कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है, आपका लैंडलॉर्ड ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करें, ठीक है। लैंडलॉर्ड ने बोला है ऐसे कि तुम लोग बिल्डिंग तोड़ दो। मैंने खुद ने ये बिल्डिंग अनलीगल बनाया था। तो हाँ, लैंडलॉर्ड वाहिद रफ़ीक पटेल इसने खुद ने बोला कोर्ट में कि मैंने ये अनलीगल बिल्डिंग बनवाया है, आप जाके तोड़ो, या 1.5 मंथ के अंदर मैं वहाँ पे खुद आके तोड़ता हूँ। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप मत तोड़ो, हम लोग तोड़ते हैं। तो ये बिल्डिंग 17 जून 2026 को तोड़ी जाई है। डैमेज पूरी तरह की गई है वो बिल्डिंग। अभी ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों, यही बिल्डिंग की बात हो रही है। जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांजिट कैंप है, ऐसा ये दिख रहा है। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये आई-बीम और टाइल्स से बनाई गई है, ये कोई कंक्रीट या ईंट से बनाई गई नहीं दिख रही है।
मनीष भाई, ये डिमोलिशन कब चालू हुआ और क्या हुआ? एक्चुअली कैसे है सर, जैसे ही वाइट का केस डिसमिस हो गया वहाँ से स्मॉल कोर्ट से, वाइट ने जब भी केस डिसमिस हुआ करके कि उसके पास कुछ कौन सी डॉक्यूमेंट नहीं तारीख था, को? वो 16 जून 2026 को हाँ, फिर? उसका केस डिसमिस हो गया। तो तुरंत दूसरे दिन फटक करके बीएमसी वालों ने अपना हथौड़ा लेके बीएमसी तोड़ने का कार्रवाई चालू कर दिया। एक्चुअली हम लोग को जो जितने भी टेनेंट्स जो है उन लोग को किसको भी लिखित स्वरूप में कुछ नोटिस नहीं दिया था, कुछ इंटीमेशन नहीं दिया था, तुरंत तोड़ने के लिए आ गए एक्चुअली बीएमसी वाले। तो हम लोग भी फिर क्या सरप्राइज हुआ? हो गए। एक्चुअली कैसा है सर, एक्चुअली हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम सब लोग का सामान उधर था एक्चुअली। तो हम लोग का एटलीस्ट बीएमसी ने कुछ नोटिस देना मांगता था कि एटलीस्ट हम लोग ऐसा कार्रवाई करने वाले हैं, तो आप लोग का सामान जो भी है हटा लो करके। तो फिर वो 2 दिन हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। हम लोग बीएमसी सी वार्ड में गए, उधर ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोग का सबका सामान है, कम से कम हम लोग को सामान हटाने को दे दो। तो वो लोग बोले वो तुम लोग का लुकआउट है, नहीं तो हम लोग सामान बाहर फेंक देंगे। तो कुछ मान ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग ने एक लिखित स्वरूप में उन लोग को अर्ज दे दिया, वहाँ पे एक नोटिस दे दिया, मांगता तो मैं आपको सर भेजता हूँ, मेरे पास उसका कॉपी भी है। तब जाके उन लोग ने 2 दिन में 2 दिन का हम लोग को ये दिया कि 2 दिन में बिल्डिंग खाली करो करके। अच्छा। ऐसा मीन्स दूसरे दिन फटाक करके जैसे ही वाइद अपना जो लैंडलॉर्ड वाइद है, वाइद रफीक पटेल, उसका केस डिसमिस हुआ तो तुरंत दूसरे दिन ही आ गए। वो कुछ इंटीमेशन नहीं दिया, कुछ वो जो केस था वो किसने हाँ। केस किया था, किसके खिलाफ केस किया था? वो जो केस था वो वाइद ने किया था, कि उसके वाइद ने बीएमसी के ऊपर किया था कि अपना बिल्डिंग लीगल है करके। लेकिन बीएमसी ने वो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था करके उसका केस रिजेक्ट कर दिया था। और तो वो फिर बोला, वाहिद ने कोर्ट में क्या बयान दिया? वाइद ने बोल दिया कि उसके पास कुछ पेपर नहीं है करके, ऐसे ही वो बोल रहा था एक्चुअली। हाँ, तो प्रिया बोलते मैडम मेरा बोल रहे थे ना, उसने कोर्ट में कहा कि बिल्डिंग हाँ, इलीगल है, मैंने हाँ इलीगल बनाया है, आप तोड़ो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, ऐसा तो उसने बोला था वो टाइम पे। तो हाँ, लेकिन कोर्ट ने बोला था कि जो हक है वो बीएमसी का ही है एक्चुअली, वो बीएमसी ही तोड़ेगा, उसका डिसीजन जो है बीएमसी ले लेगा तोड़ने का। अच्छा। तो वही मुद्दा पकड़ के बीएमसी वाला तुरंत डिसमिस जैसे ही केस हुआ तो तुरंत दूसरे दिन आ गए। तो हम लोग ने क्या कि भाई हम लोग का सामान है, ऐसा बिल्डिंग मत तोड़ो, हम लोग को कुछ सामान शिफ्ट करने के लिए हम हम्बली रिक्वेस्ट किया उधर कि हम लोग को एटलीस्ट 2 दिन का मोहलत दे दो, हम लोग सामान हमारा शिफ्ट कर देते। हमारा जो भी सामान है, चूल्हा, फ्रिज, टीवी, सोफा, बेड, सब उधर ही था एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वैसे हालत में हम लोग अभी देखे, अभी सर अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अभी बारिश का मौसम है, हम लोग किधर जाएंगे फिर? ऐसा बारिश में बारिश का demolish कर ही मौसम है, नहीं जोर से सकते थे। कुछ कर भी नहीं सकते ना सर, इसके लिए हम लोग ने एक फिर एक जून हाँ। 1 जून से 30 अक्टूबर तक डिमोलिशन नहीं होता है। अच्छा, हाँ, 1 जून से नहीं हो रहा है ना, तो 1 जून से बीएमसी का कायदा है, हाँ 1 जून से 30 अक्टूबर अच्छा, ये बीएमसी का मानसून पीरियड है। ये पीरियड में डिमोलिशन कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता है ना। फिर कैसे हुआ, जैसे 16 जून को वाइद का केस डिसमिस हुआ, अपना लैंडलॉर्ड का केस डिसमिस हुआ, तो दूसरे दिन 17 जून को बीएमसी वाला लोग हथौड़ी लेके कार्रवाई करने के लिए आया, बिल्डिंग तोड़ने के लिए आ गया। वो कैसे आ गए फिर? और अभी जो एफआईआर कॉपी आपने मुझे दिया उसमें जो ये दिखाया, उसमें कलम खाली एक ही लगी है 318S। उसने फंसा है। मैंने मेरे लीगल एडवाइज़र वकील लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि इसमें और भी कलम ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा 2014 से अभी तक का जो फ्रॉड है उसमें और 6 कलम ऐड करनी चाहिए। उसके बारे में आपका क्या स्टडी है? एक्चुअली उसके लिए भी हमने कहा था वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस स्टेशन में बोला कि आपका जो कोर्ट में केस चालू है वो टाइम पे, इसलिए हम लोग कोर्ट केस में कुछ इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो धोखाधड़ी का केस है वो हम लोग लेंगे। क्योंकि वो टाइम पे केस तो हमारा चालू था, 2022 से हम लोग का केस तो हमने भी केस डाला था ना कि मतलब जो वाइद का केस चालू था बीएमसी के अगेंस्ट कि बिल्डिंग लीगल है, और हमने बीच में डाला 2022 में कि हमको लाइट पानी चाहिए। तो ये दोनों केस चालू था, इसकी वजह से पुलिस ने उस बारे में इंटरवेंशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही इंटरवेंशन किया कि आपके साथ धोखा हुआ है तो हम लोग धोखाधड़ी का ही केस डालेंगे। जो आप बोल रहे हो 318 कलम, आई थिंक वो धोखाधड़ी का ही रहेगा सर। अभी हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं ना, अभी हम लोग हर एक टेनेंट्स उसको अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ पर है भाई, तू कहाँ पर है, ठीक है। तो वो सामने आने के लिए रेडी नहीं है। हर एक को इंडिविजुअली खुद कॉल करता है, या उसके इन्फ्लुएंसर जो फ्रेंड कलीग्स है, मैं बोला ना ये अकेले का काम नहीं है, इसके सब उसकी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। वो सबको अलग अलग फ़ोन करवाता है कि आप आओ। मैं किसी को बोलता है मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, मैंने आपसे पैसा ही नहीं लिया है,
ऐसा सब बात से चल रहा है। तो इसके लिए मेरा मतलब पर्सनल ऐसा मत है। किसी को कुछ पैसा देने की वायदा किया क्या उसने? वायदा तो इससे 6 साल हमसे वो वायदा ही कर रहा है, और वायदा करके हम लोग को ऊपर से 5-6 लाख रुपए लेके भी चुका है। अच्छा। रूम के अलावा अभी वही हम लोग खर्चा अगर अच्छे प्रॉपर्टी में डालते थे ना, तो इसका वैल्यू कम से कम 2.5 से 3 करोड़ बनता था। हाँ। तो ये हम लोग की दिक्कत है। अभी क्या हम लोगों ने सब मिडिल क्लास वाले हैं यहाँ पे, किसी का ऐसा नहीं है कि बाप दादा का कमाई हुआ पैसा रखा हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। हर किसी का मतलब जेवरात बेच के बाद में पर्सनल लोन निकाले, कर्जा निकाल के सब पैसा डाल के यहाँ पे लिया है। क्यों? क्योंकि साउथ बॉम्बे में एक खुद का घर हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि घर भी नहीं बचा ना पैसा बचा, पूरी ज़िंदगी के LOL लगा दिया उसने। और सर एक बोलना है, हाँ। हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी हो गया ये बिल्डिंग में। हाँ। अगर ये बिल्डिंग बेकायदा है, गैर कानूनी है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो? वर्ली ऑफिस में हम लोग ने पैसा भरा 3.5 लाख, हाँ। स्टैम्प ड्यूटी भर दिया है, फिर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो? फिर अगर BMC को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है बिल्डिंग इलीगल है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरा बात, जब भी हम लोग ने BMC का मैप चालू किया, मैप देखा, तो इसमें वैकेंट लैंड करके बता रहे। अगर ये वैकेंट लैंड है तो फिर BMC के बड़े बड़े ऑफिसर ने वो टाइम पे मीटर और लाइट पानी के लिए परमिशन कैसे दे दिया? ये भी तो एक सवाल है ना। इसमें कोई छोटा मोटा आदमी तो BMC का इन्वॉल्व नहीं है ना, बड़े ऑफिसर के बिना साइन के बराबर है। लाइट पानी नहीं जब आता। BMC बोलती है इलीगल illegal है तो और लाइट पानी रजिस्टर कैसे करता है? करते हैं। बिल्डिंग को UID नंबर भी दिया गया। UID नंबर भी दे गया है, हाँ। और पासपोर्ट भी बना है। एक बराबर, बंदे का पासपोर्ट भी बिल्डिंग में बना पासपोर्ट हुआ भी है। बना है। फिर वो कैसे बना? फिर क्या इंक्वायरी किया? फिर तो कहाँ छुप के कहाँ बैठा, उसको सामने लेके आओ। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो BMC कहाँ पे था जब परमिशन दिया? तभी अभी BMC बोलते हैं अनलीगल है, फिर तभी आप कहाँ पे थे? कहाँ पे सो रहे थे? बनने के टाइम कहाँ पे थे आप? मैंने ये भी आपके पेपर पढ़े कि BMC के रिकॉर्ड पे ये बिल्डिंग ध्वस्त है। 2015 में BMC के पेपर पे बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया है, लेकिन फिजिकली डिमोलिश नहीं किया था। इसके बारे में क्या आपकी जानकारी है? सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्डिंग डिमोलिश नहीं किया, ये 1965 का है सर। ये यहाँ पे सैंक्शन प्लान था। अगर आप इसका एग्रीमेंट कॉपी देखोगे, जो मतलब प्रॉपर्टी कार्ड के लिए जो एग्रीमेंट कॉपी बनता है, तो एग्रीमेंट कॉपी पे आप देखोगे वहाँ पे 2 टेनेंट का नाम है 1965 में। एग्रीमेंट कॉपी में 2 टेनेंट है, एक तोरसकर करके और एक शिंदे करके, आई थिंक एक मराठी है और एक गुजराती करके है, दोनों बंदे वहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी का सैंक्शन प्लान है, लेकिन वो सैंक्शन प्लान पे इन्होंने ज़बरदस्ती ग्राउंड+2 ही सैंक्शन प्लान था, लेकिन ग्राउंड+2 के ऊपर इन्हें और 2 माले इलीगली बांधे, और वो भी कितनी देरी में बांधे? सिर्फ 2 महीने में बिल्डिंग खड़ा किया उसने। 2 महीने में? सिर्फ 2 महीने में बिल्डिंग खड़ा कराई है। हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना शुरुआत से, ये ट्रांजिट कैंप है, ये ट्रांजिट कैंप से की भी ऊपर है सर। इतना रिस्की है। दोस्तों सुना आपने, देखा यहाँ पे एक ज़मीन मालिक बन के, एक बिल्डर बन के इतना बड़ा फ्रॉड किया है। 2 महीने में ट्रांजिट कैंप जैसा बिल्डिंग बना के लोगों को बेचा गया है, जबकि बेचने से पहले ही ये बिल्डिंग BMC के पेपर पे इलीगल बोल के डिमोलिशन पेपर पे हो गया है, लेकिन फिज़िकली ये डिमोलिशन नहीं हुआ है। जो फिज़िकली डिमोलिशन ये अभी चल रहा है 4 दिन से। यहाँ की दीवारें और स्लैब वगैरह तोड़ दिए हैं। ये बिल्डिंग का ढांचा अभी खड़ा है, लेकिन अंदर दीवार वगैरह तोड़ दी गई है। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि देखिए ये डिमोलिशन चालू है। तो ये जो बिल्डर है और बिल्डर के साथ जितने भी ऑफिसर, पुलिस वाले या BMC वाले मिले हुए हैं, ये सभी इसमें आरोपी बनते हैं। ये पूरा केस स्टडी करने के बाद मेरे लीगल एडवाइज़र के साथ जो मैंने ये चर्चा की ये केस के बारे में, तो ऐसा पता चल रहा है कि पुलिस ने जो FIR ली है उसमें 318(4) जो कलम ली है, उसके साथ और 6 कलम लेनी चाहिए, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये कलम भी इसमें ऐड करेंगे तब जाके इन लोगों को न्याय मिल सकता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने क्या करना चाहिए न्याय मिलने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और पावर समाचार और PNR न्यूज़ को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, ताकि लोग जागरूक हो और ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसे। और ये जो वाहिद पटेल जो बिल्डर है, ये बिल्डर तक और कानून तक और सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार इसमें कुछ
हस्तक्षेप करके इन लोगों को न्याय दे। इन लोगों ने जब परचेस किया था तब 50 लाख की वैल्यू थी, आज 2026 में इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई है। तो 1.5 करोड़ के हिसाब से इन लोगों को सबको, हर एक घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी सरकार से विनती है। वो अपने सामने आना चाहिए यहाँ तक कि बाबा ये मेरी बिल्डिंग है, आ जाओ, जिसको जो चाहिए वो आ जाओ, हमसे बात करने के लिए आ जाओ। मेरा पैसा अभी नहीं मांग रहे हम लोग, तो बात करने के लिए तो आ जाओ आगे। बात करने के लिए भी आप चुप रहे हो, तो क्यों चुपना है? पैसा लेते समय आप लोग घूम रहे थे ना हम लोग के आगे पीछे, अभी साइन दे दो या रजिस्ट्रेशन के लिए चलो, तो अभी क्यों वो चुप के बैठा है? एटलीस्ट सामने तो आओ। 5 साल से वो अपने सामने नहीं आ रहा है, ना हमारा फ़ोन उठा रहा है, ना हमसे कोई कांटेक्ट कर रहा है। किसी थर्ड पर्सन को ही हम लोग को बेच के बोल रहा है कि तुम लोग को 20 लाख देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। आप आके बात करो ना सामने। दोस्तों, हम इस केस के बारे में वाहिद पटेल से भी अभी संपर्क करेंगे और उससे भी हम सवाल करेंगे। जबकि यहाँ पे लोग जो प्रिया मैडम ना, आपका नाम? प्रिया जी ने बताया कि वाहिद पटेल ने कोर्ट में खुद कहा है कि उसने इलीगल बिल्डिंग बनाया है, बीएमसी इसे तोड़ दे या मैं तोड़ दूंगा। तो फिर उसने खुद इलीगल बनाया है, सबको मैनेज करके, ये इन लोगों को ऐसा इस तरह चीट करके बेच के आज वो खुद डिमोलिश करवा रहा है। मतलब वो क्या चाहता है यहाँ पे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या चाहता है, क्यों उसने अभी कबूल किया कि ये इलीगल बिल्डिंग है। एक बहुत बड़ा सवाल है। पैसा कमाना है क्या? ऐसा ही फ्लॉट बना के पैसा कमाना है? 40-40, 50-50 लाख रुपया 2020, 2019 में, 2015 में जो तूने सबसे लिया, सब तेरे रूम्स बेच के हो चुका, फिर तू फरार हो गया यहाँ से। जो 2026 जब बिल्डिंग टूटने आई है ना, तो भी तू दिखाई नहीं दे रहा आसपास कहीं पे भी। यानी 50 लाख भी एक फ्लैट का गिनो तो 10 करोड़ रुपया होता है। वाहिद पटेल 10 करोड़ रुपया लेके यहाँ से फरार हो गया है। पुलिस प्रशासन से विनंती है, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, सबसे विनंती है कि जल्द से जल्द इस केस में कार्रवाई हो और लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। मैंने बोला वही सिलसिले में मुझे बात करनी है। जो मैंने एफआईआर डाला है, वो एफआईआर के लिए हम लोग बार बार LT मार्ग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। इलक सर से हम लोग बात हो रही है, वो उन्होंने बोला हमको कि CDR उन्होंने चालू किया है, लेकिन CDR का एक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से वही बोल रहे हैं कि हमने CDR किया है, हम उसकी जगह पर जाके आए, हमको मिल के आए। ये वाहिद नाम का जो शख्स है, ये एक समाज को लगा बहुत बड़ा कलंक है। इससे इस जैसे लोगों की वजह से लोग फंस रहे, आम आदमी बहुत फंस रहे। ये वाहिद पटेल को जल्द से जल्द पकड़ के लाना चाहिए और उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हम जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब फंस गए और बाकी जन फंसने नहीं चाहिए। इसके ऊपर बहुत मतलब कड़क कार्रवाई करो, यही प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को विनंती है मेरी। प्लीज़ आप इसके ऊपर बहुत कड़क से कड़क कार्रवाई कीजिए और उसको जल्द से जल्द पकड़ के लाइए सर। हमें न्याय दे दीजिए और हमें न्याय मिले। दोस्तों, आज वाहिद पटेल के नाम से ये एक बिल्डिंग दिख रही है, शायद ऐसी अनेक बिल्डिंग में उसने ऐसा फ्रॉड किया होगा कि पैसा है, पॉलिटिकल प्रेशर है और सारे कर्मचारी जो है BMC वाले, ये तो आपको पता है कि ही काम करते हैं। तो आज इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो ये BMC और अन्य डिपार्टमेंट मिलकर ही किया रहेगा। यहाँ से 4 बिल्डिंग छोड़ के BMC का C वार्ड का ऑफिस है, फिर भी ये फ्रॉड हुआ। 2014 में BMC कहती है कि इलीगल है, तो 2015 के बाद 18 घर का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? वो भी नहीं होना चाहिए था। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वालों ने मना करना चाहिए था, ये इलीगल बिल्डिंग है। बराबर है? बराबर है। बराबर। हाँ, पासपोर्ट भी बनाए। हाँ, और पासपोर्ट जैसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये एड्रेस पे बनता है और वो इंसान कहाँ जाके आए? हज जाके हज के लिए वो गए थे, उसके लिए उनका यहाँ पे पासपोर्ट भी बन गया। इलीगल जगह पे पासपोर्ट कैसे बना? इलीगल जगह पे राशन कार्ड कैसे बना? इलीगल जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिली? इलीगल जगह पे पानी कैसे मिला? इलीगल जगह पे गैस कनेक्शन कैसे मिला? इलीगल जगह पे वाटर कनेक्शन कैसे मिला? इलीगल जगह पे आधार कार्ड कैसे बना? यानी हर डिपार्टमेंट इसमें मिला हुआ है। दोस्तों, अभी हम आए हैं LT मार्ग पुलिस स्टेशन पे। पटेल मेंशन के बारे में यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हम मिले। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि इसकी हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं
और जल्द ही कुछ ना कुछ निर्णय हम आपको देंगे। ऐसा जो पटेल मेंशन के रहवासी भी मेरे साथ आए हैं वो भी हमारे साथ है। मैं इन लोगों के साथ LT मार्ग पुलिस स्टेशन में मिला हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि आपका जो केस है वो अभी अभी मेरे पास आया है। दूसरे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो दिनकर जी ने इन्हें विश्वास दिया है कि 2-3 दिन में आपको कुछ ना कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा। आपका केस स्टडी कर रहा हूं और आपको न्याय देने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, ऐसा दिनकर जी ने इन्हें आश्वासन दिया है। धन्यवाद। हेलो, नौशाद जी, पत्रकार नितिन मणियार बोल रहा हूँ। बोलो। पत्रकार नितिन मणियार बोल रहा हूँ मैं। बोलो ना। ये वाहिद पटेल जी से बात करनी थी। उनको कल फोन भी किया था, मैसेज भी किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वो पटेल मेंशन के बारे में कल आपके रहवासी लोगों ने बुलाया था मुझे और मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। मुझे आपका भी इंटरव्यू लेना था सर। के लिए कौन से पेपर से आप? PNR न्यूज। PNR न्यूज। PNR न्यूज। हाँ जी। हाँ बोलो ना। है क्या इंटरव्यू? मेरा क्या इंटरव्यू लेना आपको? हाँ, आप और वाहिद भाई और दूसरे भी भाई साहब है उनका भी लेना है कि भाई क्या रिगार्डिंग नहीं, ये जो बिल्डिंग बना उसमें आप लोग सब साथ में थे। कुछ डील में आप भी साथ में, तो बिल्डिंग वाले ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्डिंग वाले ने बोला है। तो आपका क्या रोल है और क्या पोजीशन है ये बिल्डिंग का? तो तुम गनी भाई को कांटेक्ट करो ना। हेलो। हाँ हाँ, गनी भाई को कांटेक्ट करो। मुझे कांटेक्ट करके क्या फायदा? गनी भाई का नंबर दीजिए ना। हेलो, मेरे पास नंबर नहीं है। तो तुम उससे बात करो। पुलिस स्टेशन में कोर्ट मैटर। पुलिस स्टेशन में जाके मिल के आया मैं, पुलिस स्टेशन में भी मिल के आया मैं। उधर ही करो ना। हमारा कुछ लेना देना नहीं, मेरा कुछ कंसल्ट नहीं है। नौशाद जी, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते अभी इन लोगों ने आपके लिए बोला है और वाहिद जी के लिए तो ज्यादा ही बोला है, तो मुझे उनका भी पक्ष सुनना जरूरी है कि आप वो डील में आए थे, आपने पेमेंट किया था वगैरह बोल रहे थे। डील से क्या मेरा मतलब? कोई से किसी का डील में नहीं है। मेरा किधर साइन भी नहीं किया। पूछो उनको, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। वो विपिन भाई बोल रहे थे कि आपने उनसे पैसा लिया था ये फ्लैट खरीदा तभी। हेलो। हाँ, विपिन से मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना। वो डायरेक्ट लैंडलॉर्ड को पैसा दिया, उसको पूछो। मेरे को कुछ पैसा दिया तो कुछ चेक भीख ऐसा कुछ है क्या? मैं तो आज हेलो, तो डीलिंग में पैसा ले लिया क्या? देखिए, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ और आपसे भाई साहब, तुम जिम्मेदार हो या कोई भी, मुझे कोई लेना देना नहीं। बिल्डिंग का ऑनर कौन है उससे आप बात करो। कल कोई भी कुछ बोलेगा, वाहिद भाई से बात कराइए ना मेरी। मेरा नंबर, मेरे पास नंबर ही नहीं है। ओले के पास नंबर है, वो सबको उनके पास में नंबर है। जो नंबर दिया ना वो बंद है। तो अभी मैं क्या करूं? मेरे पास वही नंबर था। मैं तो पिछले 10 साल से उसका मेरा बातचीत नहीं है। वो विपिन को सब मालूम है। सब मालूम है। मैं ना बिल्डिंग में आता था ना मैं जाता था। मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती मेरे को क्यों डाल रहे? हेलो। हेलो। नवनाथ जी नमस्ते, पत्रकार नितिन मणियार बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, बोलिए ना सर। नमस्ते नमस्ते। आपने पढ़ा होगा मेरे मैसेज? अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा है। हाँ हाँ, तो बोला हाँ। कि ठीक है बात कर लीजिए, मेरे को थोड़ी कोई टेंशन इस चीज में है। आप और क्या है हाँ, जो हाँ, हम तो सपोर्ट करने जा रहे थे ना, ठीक है। हाँ हाँ, अगर इसमें कोई चोरी छुपी तो है ही नहीं है। बराबर है। और मैं तो 2-4 दिन से एक बार आपका कॉल आया था, मुझे लगा आप दोबारा कॉल करोगे, तो आप ही का कॉल मुझे आया नहीं है, तो इसीलिए मैंने अच्छा। आपको कॉल नहीं किया। ठीक है। मैंने आपको और व्हाट्सएप भी किया, आपने कॉल नहीं उठाया, शायद बिजी रहेंगे, सर, कुछ मैं भी है। बहुत बिजी हाँ, था। हाँ हाँ, और कॉल नहीं उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सबसे पहली बात। ठीक बराबर है। बराबर। अभी आपका मैंने मैसेज पढ़ा, तुरंत मैं बोला आपको मुझे कॉल करिए सर, बात क्या 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 बात करना है मुझे बताइए, मैं आपको जवाब देता हूँ क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम करके। अच्छा, देखिए ऐसा ये है। प्रिया जी ने आपका नंबर दिया है। किसने? प्रिया 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 को? सावंत। प्रिया नहीं, वो सावंत, उसके पति ने आपका फ्लैट परचेस किया था, आप रहते थे वो फ्लैट। हाँ 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 हाँ। हाँ, है ना? वो उसके पति को मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, बराबर और बराबर। प्रिया सावंत को मैं जानता नहीं। सबसे पहली बात हाँ, सुनिए मेरी बात। बराबर। हाँ। पटेल मेंशन में मेरा बात ना, जो ये है क्या नाम है उनका, सावंत। जीटीएस में काम करते मोरे साहब, हाँ हाँ हाँ। उनसे मेरी बात होती थी। ठीक है। मोरे मोरे कौन है?
मोरे साहब, मोरे जी है वहाँ पे, उनका भी एक फ्लैट है, वो अच्छा इनके अच्छा इनके सब लोगों के मीडिएटर है। अच्छा 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 ठीक अच्छा। है, उनसे हाँ मेरी बात हुई थी। हाँ हाँ। और ऐसा हुआ था कि हम्म सर ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है जो है ना, ये बैंक में ऑलरेडी गिरी हुई है, हम्म। बराबर है। हाँ, जो वो मझगांव से लोन लिया हुआ 1.5 करोड़ यस का। यस, 1.5 करोड़ का लोन लिया, उसका कुछ शायद आउटस्टैंडिंग कुछ 5-6 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। हम्म। तो ये वाहिद जो है, इनका जो पटेल मेंशन का मालिक है, हम्म वो जाके बैंक में पार्टी लगाए। इन्होंने भी, ये जो टेनेंट लोग हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश की है पार्टी लाने की। इनसे भी हुआ ना, 1-2 पार्टी बीच में लाया भी था, वो डायरेक्ट वाहिद से बात सब चीज हो रहा था। हम्म। ठीक है ना? अभी एक पार्टी अपने नहीं, पास में पार्टी मतलब किस चीज के लिए? वो एक पूरी जगह पटेल मेंशन बेचने की जगह पे, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। बैंक का जो लोन है वो क्लियर करके जो पैसा बचेगा वो हम्म। टेनेंट लोग को देंगे करके। अच्छा अच्छा अब इसमें क्या लीगल है, क्या इनलीगल है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, सबसे पहली बात। हम्म ठीक है। और जो जिन्होंने किससे किससे खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, वो वाइद का मैटर है, वो उनका मैटर है। मैं इसलिए बीच में आया हूँ कि एक पार्टी अभी सामने से आई थी, वाइद के पास ही था पार्टी वो, हाँ जो हाँ मैंने उनसे एक बार मिला था। तो बोले सर हाँ। हम इसमें चीज में इंटरेस्ट है, सिर्फ जगह लेने में, अच्छा टेनेंट्स का हमको कोई मतलब नहीं है, टेनेंट्स का हमारा कोई राइट्स नहीं है, हम जगह पे जगह लेने के लिए इंटरेस्टेड है, अच्छा ऐसा उन्होंने मुझसे बात कहा था। अच्छा। तो मैं बोला भाई सब जगह इंटरेस्ट है, वो टेनेंट लोग का भी पैसा है, देना पड़ेगा ना, उनको हम लोग कैसे अलग करेंगे। ठीक है। हम्म तो बोले कि देखिए सर, हमारा उनका ऐसा कुछ सौदा हुआ था, हम्म 6 करोड़ के आसपास सौदा उन लोग का बीच में हुआ है, हम्म। पार्टी का और वाहिद का। वाहिद ने मुझसे कंफर्म किया कि सर इतना इतना मुझे मिल रहा है। बैंक वालों से उन्होंने बात किया था, बैंक वाले शायद 1.5 करोड़ में मान गए हैं, जो 1.5 करोड़ में उनका सेटलमेंट हो रहा है पूरा, बचा हुआ 4.5 करोड़ रुपया। तो 4.5 करोड़ में बीएमसी का कुछ असेसमेंट टैक्सेस और कुछ पोर्टल चार्जेस कुछ है, जो कुछ 25-30 लाख रुपए के आसपास पेंडिंग है, वो पे करना है। तो बचा 4 करोड़ ऊपर का, और एक 15-20 लाख रुपए ऊपर का। तो 4 करोड़ रुपया उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ये 4 करोड़ रुपया जो बचता है ना, ये टेनेंट लोग को दे दो, क्योंकि कोर्ट से इन लोग केस हार गए, सब लोग हार गए केस, वाइट भी हारा, ये टेनेंट लोग भी हारे, सब कुछ हारे, बिल्डिंग तो इनलीगल है, ये सब मालूम पड़ गया था। तो इनसे बात करके आप इनको फाइनल कर दो करके। तो मैं अच्छा मीडिएटर बन के मोरे के साथ में चला गया था, उनसे एक बार अच्छा। मीटिंग लिया था हाँ कि हाँ सर ये अभी कोर्ट का ऑर्डर आने के पहले अगर आप लोग ये 4 करोड़ रुपया बच रहा है, ये सब आप ही को लेना है, इसमें आप लोग बांट लेना, 20 लोग को कैसे कैसे आप करना है वो आप देख लीजिए। अभी जब मैं इंटरव्यू लेने गया था बिल्डिंग में, जी। तभी 12-15 जन थे टेनेंट लोग। तो ओके। उन लोगों ने ऐसा कहा कि आपने संपर्क किया था, ये आप भी कबूल कर रहे हैं। तो उन नहीं, लोगों मेरी ने बात क्या? सुनिए, हाँ हाँ मेरी बात मोरे सर से हुई है। हाँ, बराबर जो समझ गया। आप वो मोरे मीडिएटर सर थे, बोले कि मोरे सर सुनिए, की तरफ देखते हाँ, थे, मोरे सर बराबर। बोले नहीं नहीं यार अगमारी जी, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट लाया है, हम इसके मीटिंग लेके आपको बताते, हाँ हम पूरा एक टेनेंट इकट्ठा होके हमसे बात करेंगे। हाँ। तो तो उन्होंने टेनेंट इकट्ठा हाँ करके मेरी मीटिंग कराई। बराबर। तो आपका जो ओके ऑफर था वो जी। उन लोगों ने इस तरह प्रस्तुत किया है इंटरव्यू में, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं सर कि मैंने नहीं सुनो नहीं, सुनो ना, मैं क्लियर आपका आपको आपका समझाता ऊपर हूँ। है ना, जरा अलग से जा रहा है, मैंने ऑफर नहीं दिया सर। मैंने हाँ, एक मेरी मैं नहीं बात बोल रहा सुनिए हूँ, पूरा। सुनो 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 हाँ वाघमारे जी जी, मैं जी। ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये वो टेनेंट आप बोल रहे, सुनो ना, हाँ जी मेरा पूरा बोलिए। क्वेश्चन सुन लो आप। जी जी। ये डिस्टर्ब मत हो जाओ नहीं, आप। मैं डिस्टर्ब बैक नहीं होगा सर, मेरा क्या डिस्टर्ब होने का कूल डाउन, मतलब। हाँ, जी कूल जी, कूल मेरा कोई बात दिक्कत करो। थोड़ी सी। हाँ, तो उन लोगों ने ये कहा जी। कि आपने जो ऑफर लाया, भले मोरे के थ्रू आप मिले, कुछ भी मीटिंग किया, हाँ लेकिन आपने वाहिद की तरफ से ऐसा ऑफर दिया कि हाँ भाई आपका टेनेंसी राइट्स जो है, हाँ घर नहीं, घर का टेनेंसी राइट्स जो है वो आप सरेंडर करो और 20 लाख रुपए का पीडीसी चेक लेके जाओ, ऐसा उन लोगों ने बोला। लेकिन उन लोगों के मन में ये शंका है कि जी। खाली खाली टेनेंसी राइट का पैसा क्यों मिल रहा है, घर का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये उनका सवाल है। ओके, इसके बारे में सर मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ मुझे जो हाँ जो डॉक्यूमेंट दिया था ना, वो हाँ मेरे हाँ। को उसका पीडीएफ ना उनको सबको भेजा है कि आप इसको पहले पढ़ लीजिए सर, इसमें हम्म क्या लिखा है क्या नहीं, आप उसको हम्म पढ़िए, फिर आपको हम्म। जो अच्छा लगता है तो उस चीज के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो ओके आप उस चीज को आगे मत बढ़िए। ये ओके। मेरा अभी भी कहना था, पहले भी कहना है, और उनको पता है। अंतिम संपादकीय वक्तव्य और निष्पक्षता नोट, फाइनल एडिटोरियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस नोट।
इस खोजी रिपोर्ट को पूरी तरह निष्पक्ष और संतुलित बनाने के लिए हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो ने पत्रकारिता के उच्चतम सिद्धांतों और नैतिक मानदंडों जर्नलिस्टिक एथिक्स का पालन करते हुए इस मामले से जुड़े सभी पक्षों से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया है। मुख्य आरोपी वाहिद रफीक पटेल का पक्ष। इस समाचार को अंतिम रूप देने से पहले मुख्य आरोपी और बिल्डर वाहिद रफीक पटेल से उनका पक्ष जानने के लिए हमारे द्वारा लगातार कई बार फोन कॉल किए गए। इसके साथ ही उन्हें लिखित रूप में आधिकारिक SMS और WhatsApp के जरिए राइट टू रिस्पॉन्स का अल्टीमेटम संदेश भी भेजा गया। वाहिद पटेल ने हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों को पढ़ा, रीड रिसीप्ट्स कंफर्म, लेकिन इंटरव्यू रिकॉर्डिंग 26 जून 2026 से इस रिपोर्ट के प्रकाशन के समय 2 जुलाई 2026 तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं आया है और वे लगातार संपर्क से बाहर हैं। नौशाद पटेल, बिल्डर के मामा का पक्ष। पीड़ित निवेशकों ने सीधे आरोप लगाए हैं कि वाहिद पटेल के मामा नौशाद पटेल इस पूरे सौदे में नियमित रूप से शामिल थे। उन्होंने ही फ्लैट बेचे थे और बुकिंग की रकम वसूल की थी। जब हमारे ब्यूरो ने इस संबंध में नौशाद पटेल से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। पत्रकारिता की सत्यता के लिए नौशाद पटेल की इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है और इसे इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। नवनाथ वाघमारे का पक्ष। निवेशकों के मुताबिक नवनाथ वाघमारे नामक व्यक्ति लगातार सभी निवेशकों को फोन कर उन पर दबाव बना रहा है कि वे महज 20 लाख रुपए लेकर अपने टेनेंसी राइट्स, किराएदारी के अधिकार सरेंडर कर दें। आज के बाजार भाव के अनुसार करोड़ों की कीमत वाले घरों के बदले इतनी कम रकम क्यों दी जा रही है? इस पर स्पष्टीकरण के लिए जब हमने वाघमारे को कॉल, SMS और WhatsApp किया तो उन्होंने भी हमारे किसी भी संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। महत्वपूर्ण कानूनी नोटिस और मानहानि से बचाव की घोषणा, क्रूशल लीगल नोट एंड डिफेमेशन डिस्क्लेमर, कानूनी घोषणा, लीगल डिस्क्लेमर। मैं पत्रकार नितिन मणियार, पावर पब्लिकेशन स्टूडियो और PNRnews.in का प्रतिनिधित्व करते हुए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक वरिष्ठ खोजी पत्रकार के रूप में मैंने इस मामले के प्रतिपक्षी, ओपोनेंट, एक्यूज्ड वाहिद रफीक पटेल, नौशाद पटेल और नवनाथ वाघमारे से पूरी तरह निष्पक्ष होकर उनका पक्ष और स्पष्टीकरण रिकॉर्ड करने का हर वैधानिक प्रयास किया है। हमारे बार बार संपर्क करने, संदेश भेजने और पर्याप्त समय देने के बावजूद जिन पक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराई है या जानबूझकर चुप्पी साधी है, वे भविष्य में मुझ पर, मेरी समाचार कंपनी या हमारे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मानहानि, डिफेमेशन, मनहानि या छवि धूमिल करने का कोई भी कानूनी दावा करने के अधिकारी नहीं होंगे। कानूनन यह उनकी अपनी इच्छा से चुनी गई अनुपलब्धता मानी जाएगी। निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए हम इन सभी संबंधित पक्षों, वाहिद पटेल, नौशाद पटेल और नवनाथ वाघमारे को अब भी यह खुला अवसर, ओपन ऑफर दे रहे हैं कि वे किसी भी समय हमसे संपर्क कर अपना पक्ष, आधिकारिक बयान या दस्तावेज हमारे सामने रख सकते हैं। उनका जो भी पक्ष होगा उसे पूरी सत्यता के साथ इस समाचार के भाग 2 पार्ट 2 में समान प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा।